नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के साइंस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग जो है एनसीईआरटी के जो साइंस है क्लास 6 से 10 तक उससे हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्लास का जो लेवल है वह भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज के क्लास में मोस्टली हम लोग क्लास 9th और 10th का जो साइंस है इसके पॉइंट को वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्लास हो जाता है इस क्लास के बाद जो है इस पीडीएफ को टेलीग्राम और पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि जो लोग नोट्स बाई करना चाहते हैं जीएस एकेडमी जोन से, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कॉम्बो पैक हो या एनसीईआरटी के ज्योग्राफी साइंस हो, तो कोई भी नोट्स जीएस एकेडमी जोन का जो है नोट्स केवल व्हाट्सएप पर ही मिलता है। और ये व्हाट्सएप नंबर है आपका, ठीक है। इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होता है। और इस बात को भी ध्यान रखना, ये जो नोट्स है ये पेड होता है, ये नोट्स पेड होता है, लेकिन काफी कम प्राइस में ये आपको मिल जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपको मैसेज कर रहा है टेलीग्राम या किसी भी माध्यम से अन्य भी प्लेटफॉर्म से कि हम जो है जीएस एकेडमी जोन से बोल रहे हैं और कम कीमत पे हम आपको नोट्स दे देंगे, तो वहां से आपको समझिए कि वो फ्रॉड आदमी है, वहां से नोट्स नहीं लेना है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ से नोट्स लेते हैं तो फीचर ये है कि नोट्स तो आपको दिया जाएगा, इसके साथ साथ आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी क्लास होती हैं उसका नोट्स जो है, चाहे वो एमसीक्यू हो या कोई थ्योरी क्लास हो, सब नोट्स आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है दोबारा, ठीक ना। लेकिन अगर आप कहीं से फ्रॉड का शिकार होते हैं तो एक बार तो आप कम कीमत का जो है नोट्स ले लेंगे, लेकिन बार बार आपको फायदा नहीं मिलेगा, जैसे कि जीएस एकेडमी जोन देता है, ठीक ना। तो आप फ्रॉड व्यक्ति से बचने का प्रयास कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इसी नंबर पे ही आपको नोट्स मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोग 303 पॉइंट तक डिस्कस कर चुके थे, और आज के क्लास में हम लोग 304 से जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो है क्लास बिल्कुल बेहतरीन है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह इपिथेलियम के परत से होकर गुजरता है। अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि इपिथेलियम होता क्या है। तो इपिथेलियम एक प्रकार का ऊतक है, और यह जो ऊतक है यह हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण है इसे बनाता है। इसके अलावा जानते हैं कि हमारा शरीर कंकाल से बना हुआ है, तो कंकाल को भरने का काम इपिथेलियम ऊतक का है। इसके अलावा इपिथेलियम ऊतक हमारे मुंह की जो सल्क है इसमें, हमारी आहार नाल में, और हमारा जो भोजन जहाँ पे पचता है, जहाँ पे भोजन अवशोषण होता है, वहां पर भी हमारा इपिथेलियम ऊतक देखने को मिलता है। यानी समझिए कि हमारी सुंदरता को बनाने में सबसे बड़ा जो काम है वह इपिथेलियम ऊतक का ही है, ठीक ना। तो हमारे शरीर में अगर कोई भी पदार्थ बाहर से अगर अंदर प्रवेश करता है तब वह इपिथेलियम परत से होकर जरूर गुजरता है, इस बात को कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, आहार नाल मुंह के अस्तर सल्की इपिथेलियम ऊतक से ही ढका होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। जहां पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहां भीतरी स्तर जो है स्तंभकार इपिथेलियम ऊतक से बना होता है। यानी हमारा जो है आहार नाल, हमारा जो है जहाँ पे भोजन पचने के बाद अवशोषण होता है वह भाग, इसके अलावा हमारा जो मुंह का जो सल्क है, ये सभी की जगह पे जो है इपिथेलियम ऊतक देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है प्लाज्मा, जो है प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। अब देखिए रक्त में आप जानते हैं, रक्त में आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी
ठीक ना। और इसके अलावा प्लेटलेट्स तो ये जो है, इसके अलावा रक्त में हार्मोन, ठीक ना। तो रक्त जो है बहुत सारे चीजों का वह संवहन करता है। जैसे कि जो भोजन हमारे शरीर में पचता है, पचने के बाद चूंकि उसका अवशोषण होता है, तो अवशोषण के दौरान ये जो है रक्त ही उस पोषक पदार्थ को अवशोषित करके क्या करता है, जो है हमारे शरीर के अलग अलग जो है अंगों तक पहुंचा देता है। तो यही कहा जा रहा है कि रक्त गैस जो है शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करने का काम करता है। ध्यान रखना, रक्त में हार्मोन का संवहन होता है, लेकिन जो है एंजाइम का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। एंजाइम एक डक्ट के माध्यम से, एक नलिका के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करती है। आगे कहा जा रहा है कि एरियोलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतरी खाली स्थान को ये भरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाए। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका स्थायी ऊतक विभाज्योतक का ही एक प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका है। अब देखिए, यह स्थायी ऊतक कहाँ पे पाया जाएगा, तो पौधे में पाया जाएगा। और स्थायी ऊतक जो है ये भी क्या है, ये भी एक विभाज्योतक का ही प्रकार है। विभाज्योतक खुद एक ऊतक है, और इसमें विभाज्योतक में 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। आपके आते हैं इसमें जो है शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्विष्ट विभाज्योतक। जो शीर्षस्थ विभाज्योतक होते हैं वो पौधे के टॉप पे, उसके जो है टॉप चोटी पे पाई जाती हैं, और उसके चलते पौधे की हाइट बढ़ती है, शीर्ष विभाज्योतक के चलते हैं। इसके अलावा अंतर्विष्ट विभाज्योतक जो है ये पौधे के जो है बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि कोई घास है, तो घास को अगर गाय चर लेती है तो देखते हैं कि घास फिर से वह बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो बीच पार्ट है उस पार्ट में अंतर्विष्ट विभाज्योतक काम कर रहा है, और वह जो है पौधे को चरने के बाद भी बढ़ा दे रहा है। नेक्स्ट आता है उसका जो है सबसे लास्ट में पार्श्व विभाज्योतक, और पार्श्व विभाज्योतक जो है तने में पाया जाता है, और इसके चलते पौधे का तना मोटा होता है। ठीक है ना। यही कहा जा रहा है कि स्थायी ऊतक भी विभाज्योतक का ही एक प्रकार है, जबकि स्थायी ऊतक जो है विभाजन करने की क्षमता को खो चुका रहता है। नेक्स्ट पार्ट है तने की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। लीजिए पॉइंट आ गया, तने की जो परिधि होती है यानी तना जो मोटा होता है किसके चलते, तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण। जैसे देखिए ये कोई पौधा है, तो पौधे के इस भाग में, पौधे के इस भाग में और पौधे के इस भाग में, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक पाया जाता है, और इसके चलते जो ये पौधा है यह मोटा होता चला जाएगा। ठीक ना। आगे कहा जा रहा है आपका कि वाहिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है, वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। और नेक्स्ट है बाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, जैसे गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन है। यानी जो बाह्य त्वचा होती है, जैसे हमारे शरीर का ये जो बाह्य त्वचा है, यह क्या करती है, तो जो भी मौसम की जो प्रतिकूल प्रभाव है, इस प्रतिकूल प्रभाव या परिस्थिति को इससे क्या करता है, शरीर को बचाता है। इसके अलावा जो है विनिमय का काम करता है। इसके अलावा विनिमय का मतलब कि अगर ज्यादा गर्मी हो रही है तो शरीर से पानी को बाहर निकलना जो है पसीना के फॉर्म में, जिससे हमारा जो है शरीर अनुकूलन हो सके। इसके अलावा पार्श्व वाष्पोत्सर्जन भी होता है पौधे में। ये सारा काम जो है ये कब होता है, तो बाह्य त्वचा के माध्यम से होता है, चाहे पौधा हो या कोई मनुष्य हो। नेक्स्ट बात किया जाए, पेशीय ऊतक में संकुचनशीलता प्रोटीन पाया जाता है, यानी पेशीय ऊतक में जो है संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना। और नेक्स्ट है सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक लोप हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थलीय पौधे में, यानी जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय पौधे में जल ह्रास की दर में जो कमी है इसको क्यूटिल या उपज त्वचा से होता है। किसके चलते होता है, तो क्यूटिल या उपज त्वचा के चलते होता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो है तने के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं या कांट के रूप में
कन्वर्ट हो जाती है, जिसके चलते वहां पे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। और जो भी पौधे होते हैं उनकी तना अक्सर गहराई तक चले जाते हैं, उनकी जड़ें, ठीक ना। नेक्स्ट है, कर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। जो कर्क कोशिका होता है उस कोशिका में सुबेरिन के कारण क्या होता है कि जल और गैस की जो पारगम्यता है, आने जाने का जो ये आपका जो प्रक्रिया है वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिका में पाया जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक जो है यह वाहिनिकाओं में पाया जाएगा। और अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने वाले आधार पर किया गया था। अब इस बात को भी ध्यान रखना कि अरस्तु ने जो जीवों को बांटा था वो 2 भागों में बांटा था, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। किस में दिया था? तो डार्विन का एक पुस्तक आया था 1859 में, और उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो अपने को चेंज कर सकता है पर्यावरण के अनुकूल वह क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। और इसी को कहा गया था डार्विन का जो सिद्धांत था जैव विकास की अवधारणा, ठीक ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इनकी पुस्तक आई थी इसके संबंध में द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वर्गीकरण की अवधारणा या आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत जाति क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई है यह जाति है। कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। कवक क्या है? तो विषमपोषी है, यूकैरियोटिक ये जीव है, इस बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लाइकेन सहजीवी कवक और सवाल के बीच पाया जाता है। और ये जो है बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि किसमें सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो क्या कहोगा? तो लाइकेन और शैवाल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता, इस बात को ध्यान रखना। जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, इसमें संवहन के लिए विशिष्ट किसी प्रकार का ऊतक नहीं पाया जाता। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसका मतलब है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रक्त के लिए कोई डक्ट यानी कोई वाहिका नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे ऑरोपोडा नहीं बल्कि आर्थ्रोपोडा होगा, ठीक ना। तो आर्थ्रोपोडा में जो रुधिर होता है, रक्त होता है, वाहिकाओं में नहीं बहता, यानी रक्त के बहने के लिए कोई नली नहीं होती, कोई जो है वाहिका नहीं होती है आर्थ्रोपोडा में, और रुधिर ऐसा ही बहता है। नेक्स्ट बात क्या है? तो मोलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलास्का क्या है? तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलास्का। नेक्स्ट है, इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। मोलास्का में भी खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक ना, यहाँ पे भी डक्टलेस होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है, जैसे कि आर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। और ये जो इकाइनोडर्मेटा है, यहाँ से क्वेश्चन जो है टीआरई थर्ड में पूछा गया था, ठीक ना, टीआरई थर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था इकाइनोडर्मेटा के संबंध में कि इकाइनोडर्मेटा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वहां पे दिया था कि इकाइनोडर्मेटा मुक्तजीवी समुद्री जीव है। इकाइनोडर्मेटा के जो शरीर है वह कांटी युक्त होता है। इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं उनमें आपका विकसित जल तंत्र संवहन पाया जाता है। ये सारा ऑप्शन में था और राइट आंसर इसका डी होना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो उभयचर में वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। उभयचर का मतलब कि ऐसे जीव जो जल और स्थल में दोनों जगह रह सकते हैं जीवित, ऐसे जीव को उभयचर कहा जाता है। और जो उभयचर होंगे उसमें वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, जैसे कि मेढक, सैलामेंडर और टोड। टोड जो है मेढक का क्या होता है? एक रूप होता है
जब टोड विकास करता है तभी मेढक बनता है, ठीक ना। तो ये सभी क्या है, उभयचर है और इनके जो है बाहरी कंकाल नहीं पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें सल्क नहीं पाया जाता, इनमें जो है आपको जो है उभयचर में सल्क भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है, क्या होता है, नालपाद पाया जाता है चलने के लिए। सिलेंट्रेटा की बात की जाए तो सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता, सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, गति की परिभाषा, अब यहां से जो है आपकी फिजिक्स शुरू हो रही है। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था, गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया था, गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बात की जाए, आनत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यानी किसी पिंड को जितना ऊंचाई से छोड़ेंगे वह उतना ही ऊंचाई तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। इसके अलावा गोले की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोले की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता होती है। अब यहां पे समझिए, जैसे बात यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि यह गोली जो है, मान लीजिए कि यह जो है आपका गोली है, यह गोली है और चाहते हैं कि यह जो गोली है, आप चाहते हैं कि यह जो गोली है, यह गोली ऐसे एक सीधी रेखा में चलती जाए। तो जब चाहेंगे कि यह गोली एक सीधी रेखा में चले, तब यहाँ पे क्या होगा, तब कह रहा है कि संतुलित बल की आवश्यकता होगी, यानी इस पे एक निश्चित फोर्स लगना चाहिए ताकि आगे बढ़ता रहे, ठीक ना। जबकि आप चाहते हैं कि गोली के क्या हो, गोली की गति बदलने के लिए एक असंतुलित बल जो है वह बल तथा, यानी अगर आप चाहते हैं कि गोली का क्या है, गोली का जो है गति बदल जाए, तो गति बदलने के लिए आपको असंतुलित बल चाहिए, मतलब कभी ज्यादा बल लगेगा कभी कम बल लगेगा, तो यहां से जो गोली की गति क्या होगी, बदल जाएगी। जबकि एक निश्चित गति बनाए रखना है तब आपको एक निश्चित जो है बल भी देने की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी की आविष्कार की थी। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था 1640 में, और यह जो घड़ी था यह लोलक घड़ी था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी का। यानी गैलीलियो जो है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था कि जो ग्रह हैं यह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी बहुत सारे लोगों का कथन था कि पृथ्वी का जो है चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य लगा रहा है, लेकिन गैलीलियो ने कहा था कि नहीं, जो सूर्य है वह चक्कर नहीं लगा रहा है बल्कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। और द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। द्रव्यमान क्या करता है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। जड़त्व क्या है, जड़त्व जो है आप जानते हैं, जड़त्व को इनर्शिया कहा जाता है, और इनर्शिया या जड़त्व जो है ये आपको जो है क्या करता है, यह बताता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। जैसे कि अगर आपने बस से यात्रा किया होगा तो देखते हैं कि बस में बैठे हैं, गाड़ी जब रुकी हुई है बस तो आराम से बैठे हैं, लेकिन जैसे आगे बस चलती है आप पीछे की तरफ जो है झुक जाते हैं। ये क्या है, दैट इज जड़त्व या इनर्शिया। इसके अलावा आप बस से चल रहे हैं उसके दिशा में, जैसे ही बस रुकती है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, वहां पर क्या कर रहा है, वहां पे भी आपको जड़त्व का नियम काम कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके ऊपर जड़त्व का नियम भी ज्यादा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। संवेग के बारे में पहले किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था। नेक्स्ट है, विस्थापन अनंत टी तो एक समान वेग होगा, ठीक ना। इसके अलावा यहाँ पर कि विस्थापन अनंत टी का पावर का पावर 2 तो एक समान त्वरण होगा। ये इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि विस्थापन के संबंध में इतना ही आपको याद रखना है कि विस्थापन आपका शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, इसके अलावा विस्थापन आपका जो है ये ऋणात्मक हो सकता है,
ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना कि विस्थापन जो है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, और विस्थापन दो दूरियों के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि सोना की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। यह है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्न में किसमें प्रयोग होता है? नाव में, सोना की शुद्धता मापने में, ठीक ना, इसके अलावा लेक्टोमीटर में, इसके अलावा हाइड्रोमीटर में। तब क्या आंसर बनेगा? अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, इसके अलावा सोना की शुद्धता मापी जाती है। इसके अलावा नाव जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है, नाव। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जूल ने ऊर्जा संरक्षण होगा। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया था। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मापन की खोज किया। और स्लिंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी एक प्रकार का पतला जो है ये स्प्रिंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम और प्रारंभिक ऊंचाई का अंतर पर निर्भर होता है। ठीक है। और ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो है यह तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। अब क्वेश्चन पूछा गया था, अब मैं ही क्वेश्चन पूछूं कि ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि कण है या ध्वनि तरंग है? आपको बताना है कमेंट में। देखते हैं कि कौन राइट आंसर देता है। ध्वनि कण है कि ध्वनि तरंग है? ठीक ना, ये तो बात कंफर्म है कि ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, तो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि ध्वनि क्या है, तरंग है कि कण है। देखिए, हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने की। यानी हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, उसका व्याख्या किसने किया? आइंस्टाइन ने किया। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। टोन, जैसे हम लोग रिंग टोन रखते हैं, तो दरअसल रिंग टोन तो बोलते हैं लेकिन वो टोन नहीं है। टोन में एकल ध्वनि होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क, तो हमने बोला क, ये टोन है, ठीक ना। जबकि हम लोग बोले कलम, कलम, तो यह टोन नहीं है, क्योंकि इसमें एकल ध्वनि कहाँ है? यहाँ पे तो कलम तीन ध्वनि है, ठीक ना, तो यह टोन नहीं हुआ। टोन होने का मतलब है कि वहां पे एकल आवृत्ति की ध्वनि होनी चाहिए, एक ही आवृत्ति होना चाहिए, ठीक ना, तब जाके वो क्या कहलाएगा? टोन कहलाएगा। अनेक आवृत्ति के ध्वनि को स्वर कहते हैं। जब अनेक आवृत्ति की ध्वनि होगी तो वहां पे क्या बन जाएगा? वो स्वर बन जाएगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। मतलब कि एक सेकंड में ध्वनि कितनी गुजर रही है, तो उसी को ऊर्जा को हम लोग ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता जो है ये 25,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। चूहा तथा चमगादड़ ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, सुन भी सकता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। पराश्रव्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चूहा और चमगादड़। अब इस बात को ध्यान रखना कि जो मानव होता है, मानव जो है 20 हर्ट्ज से लेकर यह जो है 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि सुन सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है कि पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी पराध्वनि के कहां पे प्रयोग होगा? तो धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो बीमारी होती है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा है आंतरिक कण में कणवार्त
द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। किसके कारण? तो विक्षोभ गमन के कारण जो ध्वनि है ये वायु में गमन करता है। एक बात मैं और बता दूं कि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट माध्यम ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट है, कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असमानता के कारण होते हैं। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं कि अनुवांशिक असमानता के कारण जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वायरस से होने वाले सामान्य रोग जैसे कि खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स इत्यादि हैं। ये सभी जो है वायरस से होते हैं। जबकि टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेफाइलोकोकाइस बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। अब देखिए, जो पिंपल्स निकलते हैं ना जी, तो पिंपल्स में स्टेफाइलोकोकाई ये जो बैक्टीरिया है इसी के चलते शरीर पर मुहासे आते हैं यानी पिंपल्स आते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोम निद्रालु रोग का कारक है। यानी जो निद्रालु रोग, निद्रा रोग होता है उसमें कौन सा काम है करता है? तो ट्रिप्नोसोमा जो प्रोटोजोआ है उसी के चलते जो है लोगों को निद्रा रोग होती है और लोग बहुत ज्यादा सोते हैं। इसके अलावा लेशमैनिया कालाजार का कारक है। लेशमैनिया कालाजार, जो कालाजार होता है उसका कारक कौन सा है? लेशमैनिया नामक जीवाणु। नेक्स्ट है, कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनने की क्षमता को खत्म करता है। यानी ये जो कवक है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। और पहला एंटीबायोटिक कौन था? पहला एंटीबायोटिक था आपका जो है कौन सा? ये पेनिसिलिन। ठीक ना, पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो है, विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। इस बात को ध्यान रखना, विषाणु में ऐसा कोई भी पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे क्या किया जाए तो इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। जबकि कवक जो है ये इससे क्या होता है? एंटीबायोटिक बनती है। इस बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है, नए कोशिकाओं के बनने की प्रक्रम को शोध कहते हैं। क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। जो नए सेल का विकास किया जा रहा है या उसको डेवलप किया जा रहा है इसी को शोध कहा जाता है। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। ध्यान रखना, यानी जो हेपेटाइटिस के जो रोग के जो कुछ वायरस हैं उन्हीं से ही पीलिया रोग होता है। और क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3 में शायद कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस और हैजा ये दोनों दूषित जल के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, शंकु तथा मंगल ग्रहों के शंकु नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक है, शुक्र होगा। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस बात को ध्यान रखना। जो हमारा शुक्र ग्रह है और हमारा जो मंगल ग्रह है यह दोनों जो है क्या है, ये दोनों के ऊपर इनके वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के आकार जैसा है, और मंगल को लाल ग्रह के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, बहुत से समुद्री जीव जल में घुले हुए कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है, वायु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। वायु जो है ये क्या है? तो वायु उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। यानी वायु में अगर सिर्फ आप तार ऐसे रखेंगे दोनों तो आपको करंट नहीं मार सकता है दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि ये उष्मा का कुचालक और जो है विद्युत का भी कुचालक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज जो है 120 से जो है 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी -120 से जो है 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है पॉइंट, वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। वायु की जो गति दाब होता है किस पे आधारित होता है? प्रवणता पर आधारित होता है। अब यहाँ पे देखिए, लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक ना। नेक्स्ट है,
कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। यानी जो नाइट्रोजन की जो स्थिरीकरण होती है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा या अन्य जो जीवाणु हैं उनके द्वारा, तो यहाँ पे यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना। खाद में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पे ह्यूमस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। खाद में अल्प मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और फसल में कीट को कम करना या बचाव जो है करना, ये धमक तो नहीं होगा, ये कुछ और है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका गाय, जिसे वास इंडिकस कहते हैं, वास इंडिकस कहते हैं। भैंस को वास बुलेटिस कहते हैं, यह भारतीय नस्ल की है, ये गाय और भैंस दोनों भारतीय नस्ल की है। विदेशी नस्लों में ये जर्सी गाय आती है, ब्राउन स्विस आता है, और देसी नस्लों में रेड सिंधी साहिवाल ये आती हैं। एस्टर का संवर्धन पालन जो है मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और बात की जाए तो मेरीकल्चर शहतूत पर रेशम के कीट का पालन किया जाता है। और ये जो रेशम होता है दरअसल ये प्रोटीन इसका बना होता है, किसका बना होता है, रेशम प्रोटीन का बना होता है। मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन होता है। कटला मछली का जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। जो कटला मछली है कहाँ से भोजन प्राप्त करेगा, तो जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है कटला मछली। और रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन प्राप्त करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है मृगल तथा कामल कार्प तालाब की तले से भोजन प्राप्त करता है। और ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कौन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत ज्वार और बाजरा है। फूल गोभी, जैसे हम लोग आपका फूल गोभी जो है ये आपका प्रमुख स्रोत है। और पृथ्वी गर्म होती है विकिरण के द्वारा, और वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परिवर्तित विकिरण से। अब देखिए कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो गर्म होगा वह विकिरण के द्वारा गर्म होगा, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा गर्म होगा। तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परिवर्तित विकिरण से। यानी वायुमंडल जब कब गर्म होगा, तो पृथ्वी से और पानी के द्वारा परिवर्तित जो विकिरण होगा उससे वायुमंडल गर्म हो जाता है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है, दोबारा पॉइंट आ चुका है। और वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला हो जाना, ठीक है। जैसे कि बात की जाए इसमें क्या होता है कि ओजोन की जो परत है उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है, उसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस का वृद्धि हो जाता है। और मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है, श्वेत और चमकदार ज्वाला होती है, इस बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट है धातु प्लस अम्ल, ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी जब धातु अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो वहां पे लवण बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जबकि धातु ऑक्साइड जब रहेगा और अम्ल के साथ मिलेगा तब भी लवण बनेगा और वहां से भी जो है क्या होगा, जो है H2O जो है बनेगा, जल बनेगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पे जल बनेगा। इसके अलावा बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा जो है ये निष्कासित होता है, ऊष्मा
निष्कासित होगा, नहीं हीट रिलीज होगा, निष्कासित होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उष्मा निष्कासित होता है, जबकि उष्मा शोषी में हीट ऑब्जर्व होता है। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, और फिर कल की क्लास में जो है 100 पॉइंट को और कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।